द डिबेट में आपका स्वागत है। हाँ, और आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हालिया वित्तीय परिणाम आए हैं, उसके आधार पर उसके भविष्य पर चर्चा करेंगे। कंपनी के नतीजे वैसे तो काफी दमदार रहे हैं, पर इन नतीजों के अंदर ना दो अलग-अलग कहानियां छिपी हैं। बिल्कुल। और यही हमारी आज की बहस का बड़ा सवाल बनता है कि रिलायंस के भविष्य की तरक्की का असली इंजन क्या होगा। क्या वो इसके स्थापित और कह सकते हैं विशालकाय उपभोक्ता व्यवसाय हैं, जैसे जियो और रिटेल, जिन्होंने आज कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है? या फिर क्या असली भविष्य इसके महत्वाकांक्षी और शायद सब कुछ बदल देने वाले नई ऊर्जा यानी न्यू एनर्जी बिजनेस में छिपा है? मैं मानती हूं कि भविष्य नई ऊर्जा में ही है। और मेरा तर्क है कि जियो और रिटेल ही वो मजबूत नींव हैं जिन पर रिलायंस का भविष्य टिका रहेगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, मेरी राय में जब हम रिलायंस के भविष्य को देखते हैं ना, तो हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो आज ठोस है, जो असलियत है। और वो असलियत है जियो और रिटेल। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये तो एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उनके स्केल की है। आप जियो को ही लीजिए, मतलब हम बात कर रहे हैं 515 मिलियन ग्राहकों की। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है ना? ये तो भारत की लगभग आधी इंटरनेट आबादी की डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बन जाने जैसा है। और ये कोई ठहरा हुआ आंकड़ा भी नहीं है। इसी तिमाही में करीब 9 मिलियन नए ग्राहक जुड़े हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जिससे बाहर रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। और इसका असर जाहिर है सीधे मुनाफे पर दिखता है। कंपनी का जो ईबिडा है, मतलब टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 16% से ज्यादा बढ़ा है। ये वो मजबूत कैश फ्लो है जो कंपनी को चला रहा है। रिटेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 20,000 स्टोर्स, 97,600 करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व। ये सिर्फ वादे नहीं है, ये जमीन पर उतरे हुए नतीजे हैं जो कंपनी की बुनियाद को मजबूत करते हैं। नहीं, आपकी बात सही है और मैं इन आंकड़ों को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे रही हूँ। ये वाकई में बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आप आज की हकीकत की बात कर रहे हैं और मैं कल की संभावना की। उपभोक्ता व्यवसाय आज रिलायंस के लिए एक मजबूत इंजन हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन नई ऊर्जा भविष्य का रॉकेट है। हम्म ये सिर्फ एक और बिजनेस खड़ा करने जैसा नहीं है। ये तो शुरू से आखिर तक एक पूरा ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम बनाने का एक गेम चेंजिंग प्लान है। जरा इसके पैमाने के बारे में सोचिए। 10 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जिसे वो 20 गीगावाट तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं। 40 गीगावाट घंटे की बैटरी फैक्ट्री, जिसे 100 गीगावाट घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मतलब ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये उद्यम न केवल कंपनी को पूरी तरह से बदल देगा, बल्कि ये भारत के ऊर्जा भविष्य को भी एक नई दिशा देगा। हम यहाँ सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता, सप्लाई चेन पर कंट्रोल और जियोपॉलिटिकल जोखिमों से सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता व्यवसाय आज की कमाई है, लेकिन नई ऊर्जा वो आने वाले 50 सालों का दांव है। आपने दांव शब्द का इस्तेमाल किया और यही यही मेरी चिंता का केंद्र है। मैं समझता हूं कि आप भविष्य की क्षमता की बात कर रही हैं, लेकिन मैं वर्तमान की ठोस हकीकत और प्रमाणित ग्रोथ की बात कर रहा हूं। जियो और रिटेल सिर्फ कैश नहीं बना रहे हैं, वे एक अविश्वसनीय दर से बढ़ भी रहे हैं। जियो का 5G यूजर बेस 253 मिलियन को पार कर गया है। अच्छा। इसका मतलब है कि जियो के कुल ग्राहकों में से आधे अब 5G पर हैं और नेटवर्क पर 53% ट्रैफिक अब 5G से आ रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट है जिसे कंपनी ने बहुत तेजी से अपनाया है। इसी तरह रिटेल का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, जिसे हम हाइपर लोकल कॉमर्स भी कहते हैं, वो साल दर साल 360% की दर से बढ़ा है। तो ये सिर्फ मेंटेनेंस वाले बिजनेस नहीं है, ये हाई ग्रोथ इंजन है जो पहले से ही बाजार पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसकी तुलना में नई ऊर्जा एक बहुत बड़ा दांव है जिसमें भारी भरकम पूंजी लगती है। इसी तिमाही में करीब 8,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो क्या यह बेहतर नहीं है कि हम उस विकास पर ध्यान केंद्रित करें जो सिद्ध है, भरोसेमंद है और कम जोखिम भरा है? ठीक है, जियो के आंकड़े प्रभावशाली हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या ये विकास अब अपने चरम पर नहीं पहुंच रहा है?
आप एक ऐसे बाजार में और कितने ग्राहक जोड़ सकते हैं जो पहले से ही सैचुरेटेड होने की कगार पर है? क्या असली ग्रोथ स्टोरी अब नए ग्राहक जोड़ने से ज्यादा मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा पैसा कमाने पर नहीं आ गई है? ये जरूरी है, पर ये वैसी विस्फोटक ग्रोथ तो नहीं है। दूसरी तरफ आप नई ऊर्जा को एक दांव या जोखिम के रूप में देख रहे हैं। मैं इसे एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक निवेश के रूप में देखती हूँ। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप उस विशालता पर भी विचार कर रहे हैं जो इससे बन रही है? करण सूरी की प्रेजेंटेशन में जो दिखाया गया वो चौंकाने वाला था। वे सिर्फ चीन से पैनल मंगाकर असेंबल नहीं कर रहे हैं, वे पॉलीसिलिकॉन से लेकर इनगॉट, वेफर, सेल और ग्लास तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन भारत में बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वे चीन पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं, जो आज दुनिया की 80% सोलर सप्लाई को कंट्रोल करता है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बनाने जैसा है। लेकिन ये रणनीतिक संपत्ति बनाने में जो एग्जीक्यूशन रिस्क्स हैं, आप उन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। नई ऊर्जा एक बेहद जटिल टेक्नोलॉजी पर आधारित सेक्टर है, जिसमें पूरी दुनिया से कंपटीशन है। रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र है कि चीन ने हाल ही में चांदी के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जो सोलर सेल बनाने के लिए एक जरूरी कंपोनेंट है। ये भू राजनैतिक हकीकतें हैं जिनसे आपको जूझना पड़ेगा। बिल्कुल। इसकी तुलना में जियो और रिटेल भारतीय उपभोक्ता की नब्ज को बहुत गहराई से समझते हैं। जियो ने अपना खुद का 5G स्टैक बनाया है, अपना फिक्स्ड वायरलेस समाधान तैयार किया है, जो खास तौर पर भारतीय परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। रिटेल ने 1000 से ज्यादा शहरों में फैले 3000 से ज्यादा स्टोर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक अनोखा ओमनी चैनल मॉडल बनाया है। यह है जो बाजार की गहरी समझ और सालों की साबित हो चुकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। ये एक ऐसी मजबूत दीवार बनाती है जिसे पार करना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए लगभग नामुमकिन है। नई ऊर्जा में ये दीवार अभी बढ़नी बाकी है। यह एक बहुत अच्छा तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि रिलायंस का डीएनए ही बड़ी, जटिल और लगभग नामुमकिन लगने वाली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना रहा है? जामनगर रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। नई ऊर्जा परियोजना भी उसी डीएनए का हिस्सा है। प्रेजेंटेशन में जो तस्वीरें दिखाई गईं, वो सिर्फ प्लान नहीं है। सोलर सेल फैक्ट्री चालू हो चुकी है, भारत का पहला एन टाइप इंगॉट बन चुका है और पॉलीसिलिकॉन और ग्लास प्लांट वो एडवांस स्टेज में हैं। वे सिर्फ बना नहीं रहे हैं, वे इसे बहुत तेजी से बना रहे हैं। और जहां तक कंपटीशन का सवाल है, उनका इंटीग्रेटेड मॉडल ही उन्हें सप्लाई चेन के झटकों से बचाता है। जब आप चांदी से लेकर ग्लास तक सब कुछ खुद बना रहे होंगे, तो चीन के प्रतिबंधों का असर आप पर कम होगा। यह उपभोक्ता व्यवसायों की सफलताओं को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि कंपनी अपने उसी अनुभव और ताकत का इस्तेमाल ऊर्जा क्षेत्र में एक वैसी ही क्रांति लाने के लिए कर रही है जैसी उसने टेलीकॉम में की थी। आपने जियो क्रांति का जिक्र किया और ये मेरे तर्क को और मजबूत करता है। जियो ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उसने पूरे भारत के लिए डेटा की कीमत को हमेशा के लिए बदल दिया। आज एक यूजर हर महीने औसतन 40 GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहा है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो लगातार नई वैल्यू बना रहा है। वे अब गूगल जेमिनी प्रो जैसी AI सर्विसेज दे रहे हैं, और जैसा कि अंशुमन ठाकुर ने बताया, जियो इन साझेदारियों से पैसा कमा रहा है, उन पर खर्च नहीं कर रहा। ये एक ऐसा मॉडल है जो लगातार विकसित हो रहा है और पैसे कमाने के नए रास्ते खोज रहा है। रिटेल में भी यही हो रहा है, जहां वे किराना स्टोर्स के साथ जुड़कर अपना वॉलेट शेयर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पैमाने की बात नहीं है, ये अपने विशाल ग्राहक आधार से और ज्यादा वैल्यू निकालने की बात है। यह विकास का एक ज्यादा निश्चित और कम जोखिम भरा रास्ता है। आप एक सिद्ध मॉडल को और बेहतर बना रहे हैं, ना कि शून्य से एक नया जोखिम भरा उद्योग बना रहे हैं। क्षमा करें, लेकिन यहां मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। आप एक मौजूदा बाजार के भीतर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मैं एक नया बाजार बनाने की बात कर रही हूं। नई ऊर्जा का लक्ष्य सिर्फ भारत के मौजूदा बिजली ग्रिड को बदलना नहीं है। इसका लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल्स जैसे नए उत्पाद बनाना, जिन्हें जापान, कोरिया और यूरोप जैसे बाजारों में निर्यात किया जा सके।
कच्छ में जो 5,50,000 एकड़ जमीन ली गई है, उसमें 300 बिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है। आपको अंदाजा है ये कितनी बिजली है? ये दुनिया के ज्यादातर देशों की कुल खपत से भी ज्यादा है। ये एक बिल्कुल अलग पैमाने का खेल है। उपभोक्ता व्यवसाय भारत के भीतर वैल्यू पर कब्जा कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी और फायदेमंद है। लेकिन नई ऊर्जा भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की एक पूरी तरह से अलग परिभाषा है। ये भारत के लिए बनाने और दुनिया के लिए बनाने के बीच का अंतर है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि उपभोक्ता व्यवसाय रिलायंस की आज की ताकत और कल की स्थिरता की रीढ़ हैं। उनका विशाल पैमाना, 515 मिलियन से ज्यादा ग्राहक, मजबूत ईबिट मार्जिन में दिखने वाली सिद्ध लाभप्रदता और बाजार में उनकी गहरी पैठ उन्हें विकास का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली इंजन बनाती है। वे न केवल एक अनुमानित और स्थिर ग्रोथ देते हैं, बल्कि वो उस नकदी को भी पैदा करते हैं जो कंपनी के भविष्य के बड़े दावों जैसे नई ऊर्जा को फंड करने की ताकत देती है। बिना इस इंजन के वो रॉकेट उड़ ही नहीं सकता। और मैं कहूंगी कि उपभोक्ता व्यवसाय जितने भी महत्वपूर्ण हो, नई ऊर्जा का उद्यम रिलायंस के लिए एक सदी में एक बार आने वाला अवसर जैसा है। यह एक ऐसे भविष्य में किया गया रणनीतिक निवेश है जहां ऊर्जा सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी सबसे अहम होगी। यह सिर्फ आर्थिक रूप से परिवर्तनकारी नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा ग्लोबल स्केल का बिजनेस बनाने का मौका है जिसके पास लागत और इंटीग्रेशन का ऐसा फायदा होगा जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। ये आज के मुनाफे को कल की विरासत में बदलने का एक मौका है। ये स्पष्ट है कि रिलायंस दो शक्तिशाली इंजनों पर एक साथ चल रहा है। एक ने अपनी ताकत साबित कर दी है और वो लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि दूसरा भविष्य को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है। समय ही बताएगा कि कौन सा इंजन कंपनी को आगे ले जाने में ज्यादा प्रभावी साबित होगा। स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है।